किसी सेना की कहानी क्या होती है? आज हम सब भारतीय सेना के इसी लंबे और शानदार सफर को देखने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हजारों साल पहले, सोचिए, युद्ध के हाथियों से शुरू हुई और आज दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि हिम्मत, बदलाव और एक देश की पहचान की कहानी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सेना को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? क्या ये उसके हथियार हैं, या उसकी बड़ी बड़ी जीतें, या फिर वो देश जिसके लिए वो लड़ती है? ये सवाल हमारे इस पूरे सफर में हमारा साथ देगा। और जरा इस सफर के पैमाने के बारे में सोचिए। हम 9000 युद्ध हाथियों वाली विशाल सेनाओं से लेकर सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों तक भारतीय मिलिट्री पावर के एवोल्यूशन को देखेंगे। और सियाचिन वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से, जहां हाथियों, रथों और बड़े बड़े साम्राज्यों ने सैन्य शक्ति की, कह सकते हैं, नींव रखी। देखिए, भारत के जो क्लासिकल एम्पायर्स थे, उन्होंने मिलिट्री स्ट्रैटेजी में क्रांति ला दी थी। मौर्यों ने पहली बार एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाई, जो किसी भी साम्राज्य के लिए एक गेम चेंजर था। फिर गुप्त साम्राज्य ने रथों की जगह तेजी से चलने वाली घुड़सवार सेना को अपनाया, और इससे तो लड़ाई का पूरा मैदान ही बदल गया। और चोलों ने तो समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, एक ऐसी नेवी के साथ जो तोपों से लैस थी। इन पुरानी सेनाओं का जो दिल था, वो थी चतुरंगिनी सेना, मतलब 4 हिस्सों वाली एक बहुत ही घातक बनावट। धनुर्धर, पैदल सैनिक, रथ और हाँ, वो विशाल युद्ध हाथी। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसने सदियों तक भारतीय युद्ध कला को डिफाइन किया। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। नई ताकतें और नई तकनीकें आती हैं, और भारतीय युद्ध का मैदान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। यहाँ टैक्टिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। देखिए, एक तरफ थी गुप्त सेना, जिसके पास शक्तिशाली स्टील के धनुष और डराने वाले हाथी थे, और दूसरी तरफ थे तुर्क और अफगान घुड़सवार तीरंदाज। ये लोग 1 मिनट में 6 तीर चला सकते थे, वो भी सरपट दौड़ते घोड़े पर बैठकर। मतलब ये स्पीड और फायर पावर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने इस सब कॉन्टिनेंट में पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। अब हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां वफादारी और आज़ादी की भावनाएं आपस में टकराईं और ब्रिटिश भारतीय सेना का जन्म हुआ। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री पावर कितनी तेजी से बढ़ी थी। 1750 में जहां उनके पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, वो 1778 तक सिर्फ 28 सालों में 67,000 हो गए। ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी तेजी से अपनी पकड़ बनाई। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए एक शीशे की दीवार थी। सोचिए, एक अनुभवी भारतीय सूबेदार जिसके पास सालों का तजुर्बा है, वो हमेशा एक नए जवान ब्रिटिश अफसर के नीचे ही काम करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस अफसर के पास किंग्स कमीशन है। ये एक ऐसा भेदभाव था जिसने अंदर ही अंदर बहुत गहरे असंतोष के बीज बो दिए थे। और इसी असंतोष की आग से एक जवाबी ताकत का जन्म हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी आज़ाद हिंद फौज। ये एक ऐसी सेना थी जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, भारत की आज़ादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये नारा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आज़ाद हिंद फौज की आत्मा थी। इस एक लाइन ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया और आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। और फिर आया औपनिवेशिक युग का एक बहुत ही दर्दनाक अंत। ब्रिटिश भारतीय सेना, जिसने कभी एक होकर लड़ाइयां लड़ी थीं, उसे धर्म के आधार पर बांट दिया गया। भारत को 2/3 सैनिक मिले और पाकिस्तान को 1/3। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की जो कहानी है, वो दिल दहला देती है। विदाई पार्टियों में वो सैनिक जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी, वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर विदाई के गीत गा रहे थे। जो कल तक भाई थे, वे जानते थे कि शायद अगली बार वो युद्ध के मैदान पर एक दूसरे के दुश्मन बनकर मिलेंगे। तो चलिए अब आज़ादी के बाद के दौर में चलते हैं। यहाँ हम आधुनिक भारतीय सेना के रोल को देखेंगे, जो नए गणतंत्र की ढाल बनी और आधुनिक वीरता की मिसाल बनी। इस नए दौर में वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक है परमवीर चक्र। इसका मतलब है परमवीर का चक्र। ये भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑनर है, जो सिर्फ दुश्मन के सामने दिखाई गई सबसे असाधारण बहादुरी के लिए ही दिया जाता है। इस वीरता की सबसे बड़ी परीक्षा हुई 1999 के कारगिल युद्ध में,
दुश्मन ने चुपके से बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जहां से वो एक जरूरी भारतीय हाईवे को कंट्रोल कर सकते थे। नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना एक तरह से एक सुसाइड मिशन था, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास कोई और रास्ता नहीं था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम दिया हमारे जाबाजों ने। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जो घायल होने के बावजूद एक के बाद एक बंकर पर कब्जा करते हुए शहीद हो गए। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जिन्हें कई गोलियां लगी फिर भी लड़ते रहे और दुश्मन की चौकियों को तबाह किया। और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने एक साथी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इनकी कहानियां परमवीर चक्र की असली भावना को दिखाती हैं। लेकिन ये जो बलिदान है, ये सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर को देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक तो मौसम है। यहाँ शून्य से भी बहुत नीचे के तापमान में 1150 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। ये आंकड़ा उनके हर दिन के साहस और त्याग की कहानी कहता है। तो हमने युद्ध के हाथियों से शुरू करके बर्फीली चोटियों तक का ये सफर देखा। ये कहानी है बलिदान की और हर मुश्किल में ढल जाने की। लेकिन अब जब युद्ध का तरीका बदल रहा है, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमें सोचना होगा कि आने वाले समय में वीरता की असली परीक्षा क्या होगी।